मेरे पति के सोने के बाद मेरी ननद मुझे अपने कमरे में बुलाती, अपने कपड़े पहनाकर अपने बिस्तर पर सुला देती और एक आदमी आता। मेरी उम्र 22 साल है और मैं दिल्ली के एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। मेरा नाम सोना है और अपने नाम की तरह मैं भी बहुत ज़्यादा हसीन और खूबसूरत थी। जब मेरी शादी हुई तो मेरे पति के सोने के बाद मेरी ननद मुझे चुपके से अपने कपड़े पहना देती थी और घूंघट निकालकर पलंग पर बैठा देती। थोड़ी देर बाद एक आदमी मेरे कमरे में आता और मेरा हाथ पकड़कर पूरी रात रोता रहता और जाते समय मेरी गोद पैसों से भर देता। मैं ननद के डर की वजह से घूंघट भी नहीं उठा सकती थी। एक रात मैंने चुपके से ननद के दुपट्टे में छेद कर दिया और जैसे ही रात को वो आदमी मेरे कमरे में आया, मैंने छेद में से उसे देखा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा अपना ही। मैं एक खूबसूरत लड़की हूँ और मैंने अपने लिए सपने भी बहुत ही खूबसूरत देखे थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम सोचें वैसा ही हो। हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि मेरी तरह मेरा भाग्य खूबसूरत नहीं था। मेरी शादी एक बहुत ज़्यादा बदसूरत इंसान से हो गई। ना सिर्फ वो बदसूरत था, बल्कि वो लोग इस कस्बे के बदनाम लोगों में से थे। उनके माँ बाप नहीं थे। घर में सिर्फ दोनों बहन भाई और एक बूढ़ा चाचा ही रहता था। सब लोग कहते थे कि इन लोगों में ज़रूर कुछ गड़बड़ है, मगर फिर भी मेरी माँ ने मेरी शादी इस घर में कर दी। मेरे पापा हमारे साथ नहीं रहते थे। उनका काम दूसरे देश में था और उनको छुट्टी बहुत मुश्किल से मिला करती थी। इसी वजह से घर के सारे फैसले मेरी माँ ही लिया करती थी। जिस इंसान से मेरी शादी हुई उसका नाम केशव था और वो पूरे कस्बे में सबसे ज़्यादा सुस्त और गंदा इंसान था। सब उसको कहते थे कि उसका कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत ही सुस्त है। मैंने तो उनके घर के बारे में यह भी सुन रखा था कि इनके घर से बहुत ही गंदी तरह की बदबू आती है। अगर कस्बे से कोई भी इनके घर जाता तो बदबू की वजह से उसका वहाँ रुकना मुश्किल हो जाता था। फिर भी मेरी माँ मेरी शादी इस घर में कराना चाहती थी। मुझ में कोई बुराई भी नहीं थी और मैं तो एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं थी। अगर मैं तलाकशुदा होती तब भी ठीक था कि मजबूरी में मेरी ऐसे घर में शादी करनी पड़ी, लेकिन मेरे साथ तो ऐसी कोई परेशानी ही नहीं थी। मैं और लड़कियों से ज़्यादा खूबसूरत और हसीन थी, पढ़ी लिखी भी थी, जबकि हमारे ख़ानदान में 5वीं कक्षा के बाद लड़कियों को आगे पढ़ाया नहीं जाता था और मेरे अंदर इतनी सारी अच्छाइयाँ होने के बाद भी मेरी माँ ने मेरा रिश्ता केशव के साथ तय कर दिया। इस बात पर हमारा पूरा कस्बा हंस रहा था कि हमारे कस्बे की सबसे खूबसूरत लड़की का रिश्ता केशव जैसे इंसान के साथ तय हो गया था। केशव इस टाइप का लड़का था कि जिसका मजाक हमारे कस्बे के हर घर में उड़ाया जाता था। लोग उसे बहुत ज़्यादा तंग करते थे। मैं तो ये सोच सोच कर ही मरी जा रही थी कि वो मेरा पति बनने वाला है। जब मैं केशव के साथ अपने किसी दोस्त के घर जाऊंगी तो वो मेरी कितनी हंसी उड़ाएंगी और मेरा कितना मजाक बनाएंगी और बहुत ज़्यादा बातें बनाएंगी। मैंने अपनी माँ से बहुत बार लड़ाई की और उन्हें साफ साफ मना किया कि मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ। इसी बात पर मेरी माँ ने मेरे 2-4 थप्पड़ भी लगा दिए, जबकि बचपन से लेकर आज तक मेरी माँ ने कभी मेरे ऊपर हाथ तक नहीं उठाया था। पर जब भाग्य ही साथ ना दे तो किसी से क्या शिकायत करनी। यहाँ तक कि मेरी शादी केशव के साथ हो ही गई। पापा शादी वाले दिन ही आए, थोड़े गुस्सा हुए, पर तब तक मेरी शादी केशव से हो चुकी थी। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। सच में इनके घर से बहुत गंदी बदबू आती थी, लेकिन मैं यहाँ से उठकर कहीं नहीं जा सकती थी। मैं तो बस भगवान से प्रार्थना ही कर रही थी कि केशव मेरे कमरे में ही ना आए और अगर आ भी जाए तो मेरे पास ना आए। लेकिन जब दरवाज़ा खुला तो सच में केशव नहीं आया था, बल्कि केशव की बहन रचना ने कमरे में कदम रखा था। वो 42 साल की थी और अभी तक उन्होंने शादी नहीं की थी। उन्होंने आते ही अचानक से मेरे हाथ पकड़ लिए
और मेरे हाथ पकड़कर रोने लगी। मैं परेशान हो गई कि ये ऐसी हरकत क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने कहा कैसी मदद चाहिए और वो मुझसे इस समय मदद क्यों मांग रही हैं, जबकि इस समय मुझे खुद ही उनकी मदद की ज़रूरत थी, क्योंकि मैं केशव के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत नहीं करना चाहती थी। मेरी ननद ने मुझसे कहा कि भाभी, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ, मैं जैसा कहती हूँ आप वैसा ही करती जाइए, इसके बाद आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। मेरी ननद की इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने उससे पूछा कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो, मुझे बताओ तो सही, तुम्हें मुझसे क्या काम है। उसने मुझसे कहा कि मैं पूरी बात तुम्हें शुरू से बताऊंगी, अभी मुझे तुम बताओ कि मैं इस समय तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। जब मेरी ननद ने मुझसे पूछा तो मैंने उसको साफ साफ कह दिया कि अपने भाई को आज कमरे में नहीं आने देना, मेरे सर में बहुत दर्द है। मेरी इस बात पर उसने मुझे नज़र उठाकर देखा और फिर कहा कि ठीक है, दुल्हन वैसे भी शादी के दिन बहुत ज़्यादा थक जाती है। मेरी ननद ने न जाने किस तरह केशव को कमरे में आने नहीं दिया। मैं आराम से सो गई और सुबह को नहा धोकर तैयार हो गई। मेरे दिल में यह इरादा था कि अच्छे से इस घर की सफाई करूंगी, पता लगाऊंगी कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। अगला दिन भी निकल गया। मैं कुछ दिन अपने माँ बाप के घर रह कर आई और काफ़ी समय अपने कमरे को साफ करने में निकाल दिया। मुझे रचना ने मना किया कि अभी अभी शादी हुई है, तुम कोई काम मत करो, पर मेरा कहना था कि मैं इस बदबू में नहीं बैठ सकती। जब मैंने बदबू का नाम लिया तो इसके बाद रचना ने और कोई बात नहीं की। इसी तरह रात हो गई और जब रात को केशव सो गया, मेरी ननद ने मेरे कमरे की खिड़की खटखटाई। पहले तो मुझे लगा कि पता नहीं कौन है और कहाँ से आवाज़ आ रही है, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। पर जब खटखटाने की आवाज़ में तेज़ी आई तो मैंने दरवाजे पर जाकर देखा, वहाँ पर कोई नहीं था। वापस आकर मैं पलंग पर सो गई। जब दोबारा से आवाज़ आई तो मैंने ध्यान से सुना कि आवाज़ किस तरफ से आ रही है। जैसे ही मैंने खिड़की खोली तो मेरी ननद वहाँ पर खड़ी थी। उसने मुझे बाहर आने का इशारा किया। जब मैं बाहर आई तो उसने मुझसे कहा कि मैंने आपसे एक काम करने का वादा किया था, आपको वो काम आज ही करना है। मैंने अपनी ननद से कहा कि क्या काम है, पहले मुझे ठीक तरह से समझाओ, क्योंकि उस समय भी मेरे मन में गांव वालों की ही बातें चल रही थी, क्योंकि गांव वाले इन दोनों भाई बहनों को बिल्कुल अच्छा नहीं समझते थे। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मगर उस समय मेरे दिमाग में यही सब बातें चल रही थी कि ये मुझसे ज़रूर कुछ गलत काम ही करवाएगी या फिर इसका कोई चक्कर होगा जिसका हल ये मुझसे निकलवाना चाहती है। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में लेकर आई और अपनी अलमारी से एक सूट निकालकर मुझे पहनने के लिए कहने लगी। मैंने हैरत से उससे पूछा कि तुम्हारे कपड़े क्यों पहनूं, वो भी रात के इस वक्त। उसने मुझसे कहा कि पहले आप ये कपड़े पहने, फिर मैं आपको सारी बात बताती हूँ। मैंने अपनी ननद से कहा कि पहले वो मुझे शुरू से सारी बात बताए, तभी मैं उसके कपड़े पहनूंगी। वो अचानक से ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसके आंसू देखकर मैं बहुत घबरा गई। वो रोते हुए मुझसे कहने लगी कि हम दोनों बहन भाई बहुत छोटे थे जब हमारे माँ बाप हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए, और उस समय हमारे हालात ऐसे थे कि हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं था। ये जो आज केशव भाई की हालत है वो उसी वजह से है। जेब में पैसे नहीं थे, हाथ में कोई हुनर नहीं था, करते तो क्या करते। कहते हैं ना कि गरीबी से बड़ी कोई बद्दुआ नहीं होती और भूख से बड़ी कोई बीमारी नहीं होती। हमने कैसे कैसे करके दिन काटे हैं ये हमें ही पता है। हमारा कोई अपना तो था ही नहीं, बस एक चाचा ही था, उसने हमारा साथ दिया। कभी कभी खाने को रोटी दे देता था, कभी कभी 3 दिन बाद खाना मिलता था तो कभी 4 दिन बाद खाना मिलता था। ऐसे ही कर करके घर का सारा सामान बिक गया। जब केशव भाई बड़े हुए तो फिर जगह जगह काम करके हमने ही ये घर बनवाया। जैसे तैसे करके हमने अपना घर चलाया। मोहल्ले वाले जो हमारे बारे में बातें करते हैं हमारी पूरी सच्चाई नहीं जानते। हम बहुत गरीब और मजबूर लोग हैं। मैंने अपनी ननद से कहा कि मुझे यह कहानी मत सुनाओ, जो काम है वो बताओ।
उसने मुझसे कहा कि आपकी गलती नहीं है, आप भी मुझे गलत ही समझेंगी, लेकिन इस गरीबी से तंग आकर मैंने एक बहुत अजीब सा काम कर डाला है। मैंने उससे हैरत से पूछा, अजीब से काम से तुम्हारा क्या मतलब है? कौन सा अजीब सा काम किया है तुमने? फिर उसने मुझे एक बहुत अजीब सी बात बताई और सच में उस बात को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई। और ये भी सच है कि ऐसी चीज़ों के बारे में मैंने आज तक सिर्फ सुना ही था, लेकिन ऐसा इंसान नहीं देखा था जिससे इन बातों पर विश्वास हो। वो मुझे बताने लगी कि मैं गरीबी से तंग आकर एक तांत्रिक के पास गई। उस तांत्रिक ने मुझे एक टोटका बताया जिसको करने में पहली कोशिश में मैं फेल हो गई और उसी की वजह से हमारे घर में ये गंदी बदबू आती है। अगर तुम्हें उस बदबू को ख़त्म करना है तो तुम्हें मेरे साथ मिलकर उस टोटके को पूरा करना ही होगा, वरना तुम कुछ भी कर लो, इस घर से बदबू ख़त्म नहीं होगी और ना ही इस घर के हालात ठीक होंगे। और अब तुम मानो या ना मानो, तुम भी इस घर का हिस्सा हो। केशव तुम्हारा पति है और हम लोग ही तुम्हारा परिवार हैं, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। मैंने अपनी ननद से पूछा कि किस किस्म का टोटका है। उसने मुझे बताया, तुम्हें इस टोटके को पूरा करने के लिए रोज़ दुल्हन की तरह तैयार होकर और घूंघट निकालकर एक अच्छा सा जोड़ा पहनकर अपने बिस्तर पर बैठना है और रात को 12 बजे के बाद एक आदमी को मेरे कमरे में आना था। ये बात साफ नहीं थी कि वो आदमी कौन था, लेकिन एक आदमी कमरे में आएगा और वो मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कुछ बातें करेगा और मुझसे कहा गया था कि इस टोटके को करने में मुझे बहुत सारी दौलत मिलेगी, मतलब मुझे इतने पैसे मिलेंगे कि मेरे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। और मेरी ननद ने बताया कि टोटके के पहले दिन ही जब वो आदमी मेरे कमरे में आया था तो मैं उसे देखकर बहुत डर गई और मैंने नज़रें उठाकर उसको देख लिया। और उस रात के बाद से 3 महीने तक मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही। मुझे इतना तेज़ बुखार रहने लगा कि 3 महीने तक मैं बिस्तर से उठ ही नहीं सकी। तबीयत ठीक होने के फ़ौरन बाद मैं उस तांत्रिक के पास दोबारा गई। उसने बहुत मंत्र जाप किया और मुझसे कहा कि तुझे एक बार और आखिरी मौका दिया जा रहा है। मेरी ननद मुझसे कहने लगी कि भाभी, अब तुम्हें ही मेरी मदद करनी है। मेरे कपड़े पहनकर बिस्तर पर घूंघट निकाल कर बैठना है। रात को वो आदमी आएगा और तुम्हारे हाथ पकड़कर तुमसे कुछ बातें करेगा और कुछ भी हो जाए तुम्हें उस आदमी को नज़र उठाकर नहीं देखना है। ये बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन मैंने अपनी ननद को पता नहीं चलने दिया कि मैं डर गई हूँ। बस मैं उसे मना करने की कोशिश करती रही। मैंने उसको कहा कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। अमीर होने का लालच तुमने किया है, सारी गलती तुम्हारी ही है और तुमने ही ये सब काम किया है। मैं गलत काम करने में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। तब मुझे रचना ने एक ऐसी अजीब सी बात बताई जिसे सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। उसने मुझसे कहा कि मैं बिना वजह नहीं रो रही थी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आपको मेरी मदद करनी ही होगी, क्योंकि तांत्रिक ने मुझे बताया है कि अगर 15 दिन के अंदर ही इस टोटके को पूरा ना किया जाए तो इस घर में रहने वाले हर इंसान की मौत हो जाएगी। मैंने अपनी ननद से कहा कि मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती हूँ, तुम्हें ही होगा इन बातों पर विश्वास। इतना सुनते ही मेरी ननद मेरे पास आई और आंखें बड़ी करके मुझसे कहने लगी, तो यह बदबू कहाँ से आ रही है? अगर तुम चाहो तो पूरा घर धो लो। अगर ये बदबू चली जाएगी तो समझ लेना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, और अगर ये बदबू नहीं गई तो फिर तुम्हें मजबूरन मेरी बातों पर विश्वास करना ही होगा। सच बात तो ये है कि मैंने इस घर को साफ़ किया था और घर का पूरा कोना कोना छान मारा था कि यह बदबू कहाँ से आ रही है। मैं इस बदबू को ख़त्म करने की नाकाम कोशिश पहले ही कर चुकी थी। फिर भी मैंने अपनी ननद से कहा कि वो मुझे 1 दिन का समय और दे दे। मैं फिर से कोशिश करना चाहती हूँ। अगर मैं इस कोशिश में नाकामयाब रही तो फिर मैं तुम्हारा काम ज़रूर करूँगी। अगला पूरा दिन मैंने घर की साफ़ सफाई में निकाला, पूरे घर को धो डाला, मगर मैं हैरान थी, इतनी साफ़ सफाई के बाद भी बदबू आ ही रही थी। फिर मैंने सोचा शायद मेरी ननद की बात सच्ची है, वो सच में कुछ गलत कर बैठी थी। अब मुझे इसकी मदद करनी थी, क्योंकि अगर वो सच बोल रही थी तो ये टोटका भी सच्चा था, और अगर मैं उसकी मदद करके इस टोटके को पूरा ना करती
तो मैं भी मर सकती थी। मुझे अपनी जान बचानी थी। तभी मैंने देखा कि मेरी ननद अपने कमरे में बैठी बच्चों की तरह रो रही हैं और भगवान से माफ़ी मांग रही हैं और कह रही थी कि हे भगवान, मैंने पैसों के लालच में पड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दे और हम सब की जान बचा ले। हम सब की जान पर बनी है, मैं क्या करूं? मैंने सोचा कि आखिर क्यों कोई 42 वर्ष की समझदार औरत ऐसी हरकत करेगी। मैंने अंदर जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरी ननद ने मुझसे कहा कि यह बात केशव को नहीं पता चलनी चाहिए क्योंकि वो शुरू से इसमें शामिल नहीं है। अगर ये बात उसको पता चलेगी तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा और फिर हम इसको कभी पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एक आदमी की बात है और कोई मर्द कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी पत्नी ऐसा करे जिसमें उसकी पत्नी की इज्जत को खतरा हो। ना वो कभी राजी होगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी को एक गैर मर्द के साथ अकेला बैठना पड़े। मैंने अपनी ननद से कहा कि बैठने तक तो ठीक है, लेकिन देख लेना कहीं कुछ गलत ना हो जाए। उसने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि मैं पहले ही यह काम कर चुकी हूँ। बस इतना ध्यान रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम उस आदमी की तरफ नज़र उठाकर मत देखना। चाहे तुम्हारे सर पर छत ही क्यों ना गिर जाए, उस आदमी की आंखों में नहीं देखना। बस नज़र झुकाकर बैठी रहना। मेरा दिल बहुत परेशान था। मैंने अपने कमरे में आकर मम्मी को कॉल की। मैं मम्मी को ये सब बता तो नहीं सकती थी, लेकिन सोचा कि थोड़ी देर उनसे बात करने से मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। लेकिन तभी मुझे याद आया कि मैं तो अपनी मम्मी से नाराज़ थी क्योंकि उन्होंने ही ऐसे घर में मेरी ज़बरदस्ती शादी कराई थी। मेरे पापा तो उनकी इस बात पर बहुत गुस्सा थे। जब माँ ने पूछा कि तुम खुश हो या नहीं तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उनसे कहा कि यह पूछने का हक आप खो चुकी हैं। ऐसे घर में कोई कैसे खुश रह सकता है? क्या है इस घर में जिसकी वजह से मैं खुश हो जाऊं? मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि ज़िंदगी की सारी खुशियां पैसे से ही खरीदी जा सकती हैं। तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो तुम भी बहुत खुश रहोगी। मैंने मम्मी से कहा कि मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पति का तो ऐसा काम है कि आज है तो कल नहीं। मेरी मम्मी मुझे तसल्ली देने लगी। उन्होंने मुझसे कहा कि देखना बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम गाड़ियों में घूमा करोगी, तुम्हारा भी बड़ा सा घर होगा। मेरी मम्मी मुझे ऐसे ख्वाब दिखा रही थी जैसे सब कुछ मुझे वही खरीद कर देने वाली है। मैं अपनी परेशानियों में लगी थी, इसलिए मैंने मम्मी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मुझे यह काम करना ही था। रात को जब केशव सो गए तो मैं अपनी ननद के कमरे में आ गई और ननद के कपड़े पहनकर अच्छे से दुल्हन की तरह तैयार हो गई और ननद के पलंग पर बैठ गई। उसने मुझे ऐसा घूंघट करा दिया जिससे हल्का सा भी नहीं दिख रहा था। वह घूंघट बहुत मोटे कपड़े का था और फिर मेरी ननद कमरे से बाहर चली गई। उसने मुझसे कहा था कि वह मेरे पास ही रहेगी। थोड़ी देर बाद में ननद के कमरे का पीछे की तरफ वाला दरवाज़ा खुला जिसका रास्ता गली से निकलता था। वहाँ से एक आदमी अंदर आया और मेरे पास आकर बैठ गया। मैं बुरी तरह से डरी हुई थी कि ना जाने क्या होने वाला है। मेरा पति जैसा भी हो, लेकिन मेरा पति था और मैं ये सब करके अपने पति के साथ धोखा कर रही थी। उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा और बच्चों की तरह रोने लगा। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि वो हल्के हल्के कुछ बड़बड़ा रहा था। वो बहुत हल्के से बोल रहा था कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके शब्द ही ऐसे थे कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। जब मैंने उसकी आवाज़ पर ध्यान दिया तो वो बोल रहा था कि उसे बचा लो, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी दूर कर दो, मैं जो चाहता हूँ मुझे मिल जाए। वो काफ़ी देर मेरा हाथ पकड़कर बैठा रहा और जब तक वो आदमी मेरे कमरे में रहा मेरा दिल अपने काबू में नहीं था। मेरी धड़कन बहुत तेज़ चल रही थी। थोड़ी देर बाद वो आदमी जैसे आया था वैसे ही चला गया। उसके जाने के बाद जब मैंने घूंघट ऊपर करके देखा तो मैंने अपनी झोली में देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें बहुत सारे नोट पड़े थे। ये ज़रूर वही आदमी रख कर गया होगा। मेरी ननद ने मुझसे कहा कि देखो इन पैसों को, इतने पैसे हम पूरा महीना मेहनत करके भी नहीं कमा सकते थे। मैंने कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा।
देखा कुछ भी नहीं हुआ, हमें बस कुछ दिन और ये काम करना होगा। मैंने भी हाँ कर दी और कहा कि हाँ ठीक है, मैं यह काम करूँगी। अब तो ये रोज़ का ही हो गया था। वो आदमी रात को आता और मेरी झोली पैसों से भर देता था, लेकिन वो सारे पैसे मेरी ननद मुझसे ले लेती थी। वो बहुत खुश होती। मैं उसे बार बार पूछती थी कि अब तो हमें इस टोटके को करते हुए बहुत दिन हो गए हैं, कब तक यही काम हमें करना होगा। उसने कहा कि थोड़े दिन और करना होगा। रोज़ रोज़ ऐसा करते करते अब मेरे दिल में एक तरह का शक पैदा होने लगा था कि यह आदमी कौन है। मेरी ननद मुझे रोज़ ही एक सूट पहनाती। मैंने अपने ननद के दुपट्टे में एक छेद कर दिया कि मैं उसके आर पार देख सकूं। मैं उसके पार से उस आदमी का चेहरा देख सकूं। मैं पलंग पर बैठी थी। वो आदमी आया और मेरा हाथ पकड़कर रोने लगा। मैंने आज हिम्मत करके उस शख्स का चेहरा देखने की ठान ली थी, जबकि ऐसा करने के लिए मेरी ननद ने मुझे साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन अपने दिल में पैदा हुए शक के कारण मुझे आज उसका चेहरा देखना ही था कि मेरी ननद मुझे पागल बना रही है। मैंने जैसे ही उस आदमी का चेहरा देखा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं, मेरा अपना बाप था। मैंने झटके से अपना घूंघट उठाया और मुझे देखकर मेरे बाप की भी हवाइयाँ उड़ गई। मैंने उससे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मेरे पापा मुझे जवाब देने के बजाय थर-थर काँपने लगे और तेज़ी से वहाँ से भाग गए। मैं बहुत परेशान हुई और उनको आवाज़ देती रही, लेकिन फिर भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी ननद कमरे में आ गई और अपना सिर पकड़कर बैठ गई, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये क्या हो चुका है। मैंने अपनी ननद की कलाई इतनी ज़ोर से पकड़ी कि उसकी चीख निकल गई थी। मैंने उससे पूछा कि बताओ, ये सब क्या कर रही हो? तुमने मेरे पापा को फंसा रखा है। तुम मेरी फैमिली को ब्लैकमेल कर रही हो। इतना सुनकर उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और मुझसे कहा कि जाकर अपनी माँ से पूछो। मैंने अगले दिन मम्मी के घर जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि रात बहुत हो गई थी। वो रात मैंने कैसे काटी मुझे ही पता है। और अगली सुबह मैं मम्मी के घर पहुंच गई और उन्हें सब कुछ बता दिया। मम्मी भी मेरी ननद की तरह अपना सिर पकड़कर बैठ गई और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा बाप जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। उसने हमसे छुपाकर दूसरी शादी कर रखी है, और इतना ही नहीं, उसने अपना सारा पैसा, घर जायदाद दूसरी औरत के नाम कर दिया है। ये जो तुम्हें हमारे घर में गरीबी के ढेर नज़र आ रहे हैं, ये सब तुम्हारे बाप का ही किया धरा है। वरना हमारे पास घर भी था, जायदाद और कारोबार भी, वो सब उस औरत ने छीन लिया। सुना है कि अब वो औरत बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी है। तुम्हारा बाप उसके पीछे इतना पागल है कि उसके चक्कर में शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर के चक्कर लगा रहा है। मैंने तुम्हारे बाप के खिलाफ एक प्लान बनाया था और तुम्हारी ननद को मैंने इसमें शामिल किया था, क्योंकि वही यह काम कर सकती थी। मोहल्ले की औरतें या मेरी अपनी कोई रिश्तेदार इस काम में मेरा साथ कभी नहीं देती। हमने उनसे कहा कि उन्हें कुछ दिन तक एक कमरे में भेजा जाएगा, जहां एक औरत घूंघट करके बैठी होगी। उसे उसका हाथ पकड़कर अपनी सारी परेशानियां बतानी हैं और फिर उपहार के तौर पर उसे कुछ पैसे देने हैं। तुम्हारे बाप ने अपना सारा कुछ उस औरत पर लुटा दिया और उस पर हमारा भी कुछ हक है, जो अब हम उससे वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारी ननद बहुत चालाक निकली। जब वो मेरी साथी बन गई तो उसने मुझसे तुम्हारा रिश्ता अपने भाई केशव के लिए मांग लिया। मैं बुरी तरह फंस चुकी थी। अगर मैं उसको इनकार करती तो वो तुम्हारे बाप को बता देती, और ऐसा करने से तुम्हारा बाप मुझे तलाक दे देता। मुझे मजबूर होकर तुम्हारा रिश्ता उसके भाई के साथ करना पड़ा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? पापा जानते हैं कि मेरी शादी उस घर में हुई है। वो मेरी शादी के दिन वहाँ मौजूद थे। पापा केशव को जानते हैं, इसलिए तो तुम्हें घूंघट करके बैठाया है, ताकि वो तुम्हें पहचान ना सके। तुम्हें बैठाने का मकसद यही था, क्योंकि हमने तुम्हारे बाप से कहा था कि वहाँ एक नौजवान लड़की बैठी होगी, और तुम्हारी ननद तो जवान ही नहीं है। तुम्हारा बाप तुम्हारे घर में पीछे वाले दरवाजे से आता है, और आज तक तुम्हारे बाप ने तुम्हारा घर तो देखा ही नहीं है। वो तो आया ही शादी के बाद था। उसको सिर्फ उस औरत की फिक्र है, हमारी नहीं। फिर मैंने मम्मी से पूछा
और वो बदबू कहाँ से आती है। तो उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारी ननद को घर में छिड़काव के लिए ऐसे केमिकल्स दिए थे जिनसे पूरे घर और घर के आसपास बदबू आती रहे, ताकि कोई भी उनके घर ना आ सके और किसी को भी हमारी सच्चाई पता ना चले। अगर हम तुम्हें इन बातों की बारीकी बताते भी तो तुम हमारी मदद को कभी राजी नहीं होती। मैंने अपनी माँ से कहा, मम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं अभी भी आपकी मदद नहीं करूँगी क्योंकि वो औरत बीमार है और आप उसकी बीमारी का फ़ायदा उठा रही हैं। मैं पापा को सब कुछ बता दूँगी। लेकिन उस दिन के बाद से पापा मेरे सामने आने से हिचकिचा रहे थे। पापा सब कुछ जान चुके थे। 2 दिन बाद पापा घर पर आए। मैं उस दिन घर पर ही थी। वो बहुत उदास लग रहे थे। पापा ने कहा कि मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम लोग ले लो, क्योंकि वह औरत मर चुकी थी जो उनकी दूसरी बीवी थी। पापा ने अपना सब कुछ हमारे नाम तो कर दिया, लेकिन उस दिन के बाद से हमें छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए। उनके पास मोबाइल भी नहीं था और हमें उनका पता भी नहीं था। हम उन्हें कैसे ढूंढते। मेरी मम्मी को घर दौलत सब कुछ मिल गया था और उनकी सौतन भी इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन अपने साथ में उनका सुहाग भी ले गई थी। मैंने इस बात से यही सीखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी ज़िंदगी के हमसफ़र के साथ कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए। जिसे भगवान ने हमारे लिए चुना है, हमें उसे कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान का फ़ैसला कभी गलत हो ही नहीं सकता। मैंने केशव को दिल से कबूल कर लिया और केशव से कहा कि हमें हमारी ननद की भी शादी करवा देनी चाहिए। उसके लिए भी एक अच्छा सा रिश्ता मिल गया और वो भी शादी करके अपने घर की हो गई। इसी बीच मैंने केशव को सबके साथ उठने बैठने बातचीत करने के तौर तरीके सिखाए और उससे कहा कि अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दे और साथ ही छोटा मोटा कोई कारोबार कर ले। ऐसा करने में मुझे बहुत समय लग गया, लेकिन कोशिश करते करते मैं अपनी ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पर ले आई और अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।